नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश का लोकसभा चुनावी यात्रा। आज इस चुनावी यात्रा में बिहार के अररिया लोकसभा सीट का चुनावी विश्लेषण करेंगे। अररिया लोकसभा सीट का लेखा जोखा एनडीए का होगा या इंडिया का? क्या है आंकड़ों की जादूगरी? आइए जानते हैं इसमें कौन बाजी मारेगा और कौन दिखाएगा अपनी बाजीगरी, और क्या है आंकड़ों की जादूगरी। अररिया लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण MY समीकरण पर आधारित है या कहें मुस्लिम यादव समीकरण पर आधारित है। हालांकि यहाँ का चुनावी संग्राम आसान नहीं है। कोई भी दल या नेता अपनी जीत का दावा पूरे दिल से नहीं कर सकता है। अब ऐतिहासिक आंकड़ों के जरिए हम पहुंचेंगे लोकसभा चुनाव 2024 पे। उसमें क्या होने वाला है और कैसे कैसे क्या बदलाव होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे सियासी गलियारों में गर्माहट बढ़ती नजर आ रही है। सभी दल व घटक अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन जीत किसकी होगी ये तो जनता ही तय करेगी। लेकिन किसी भी सीट पर जीत या हार तय करते हैं तो वो है आंकड़े। आंकड़े इतिहास होते हैं और इन्हीं आंकड़ों के बूते कोई भी नेता अपनी जीत का दावा करता है। ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं अररिया लोकसभा सीट के आंकड़ों के बारे में। हम जातीय समीकरण के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। अररिया लोकसभा सीट का चुनावी समीकरण MY समीकरण पर आधारित है। हालांकि यहाँ का चुनावी संग्राम आसान नहीं है। कोई भी दल या नेता अपनी जीत का दावा पूरे दिल से नहीं कर सकता। 1967 में अररिया लोकसभा सीट अस्तित्व में आई, लेकिन किसी भी एक दल का कब्जा यहाँ नहीं रहा। हर समय यहाँ के माननीय सांसद सदस्य बदलते रहे हैं। 2014 में जब देश में मोदी लहर थी तो यहाँ भी बीजेपी नहीं जीत पाई थी और आरजेडी को यहाँ से जीत हासिल हुई थी। वहीं 2019 में आरजेडी की हार हुई थी और बीजेपी के प्रदीप कुमार सिंह को जीत मिली थी। आपको बता दें कि यहाँ प्रदीप कुमार पहले भी अररिया के सांसद रह चुके हैं। कुल मिलाकर अगर अररिया लोकसभा सीट के इतिहास के ऊपर नज़र डाले तो 1967 और 1971 यानी 2 बार लगातार कांग्रेस के तुल मोहन राम को जीत मिली थी। 1977 के लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी के महेंद्र नारायण सरदार को जीत मिली थी। 1980 और 1984 में कांग्रेस के डूमर लाल बैठा को माननीय सांसद बनने का मौका मिला था। 1989, 1991 और 1996 में जनता दल के सुखदेव पासवान को जीत मिली। इसके अलावा 1998 में रामजी दास ऋषिदेव को बीजेपी से जीत मिली थी। 1999 में सुखदेव पासवान को आरजेडी से जीत मिली थी और सुखदेव पासवान ने 2004 में बीजेपी से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2009 में मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार सिंह ने बीजेपी से जीत हासिल की। हालांकि 2014 में इस सीट पर आरजेडी के एक बार फिर से कब्जा हो गया। 2014 में देश में मोदी लहर होने के बावजूद भी आरजेडी के तस्लीमुद्दीन को जीत मिली थी। हालांकि 2019 में एक बार फिर से बीजेपी के प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह जीतकर संसद भवन पहुंचे। कुल मिलाकर अगर एक वाक्य में कहे तो अररिया लोकसभा सीट में 3 बार कांग्रेस को जीत मिली, 1 बार जनता पार्टी को, 3 बार आम चुनाव और उपचुनाव को मिलाकर जनता दल को जीत मिली। वहीं आरजेडी को 2 बार जीत मिली जबकि बीजेपी को 3 बार जीत मिली। इस हिसाब से देखा जाए तो मौजूदा एनडीए घटक और इंडिया गठबंधन दोनों के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। अररिया में कुल 6 विधानसभा सीट हैं, जिसमें नरपतगंज, रानीगंज, फरबिसगंज, अररिया, जोकीहाट और सिकटी शामिल है। इसमें नरपतगंज, फारबिसगंज और सिकटी विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिली, जबकि रानीगंज सीट पर जदयू और अररिया सीट पर कांग्रेस और जोकीहाट सीट पर आरजेडी को जीत मिली। ऐसे में अगर लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की होती है तो दोनों घटक एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने में पूरी तरह से सक्षम है। वैसे तो जनप्रतिनिधि सभी वोटों पर अपना दावा करते हैं, लेकिन खेल बिगाड़ते हैं वोट कटवा नेता। वोट कटवा नेता या पार्टी के जीत की रेस में शामिल होने वाले प्रत्याशी अपने साथ लेने का प्रयास करते हैं और उन्हें किसी भी तरह से करके चुनाव लड़ने से रोकते हैं। इसके लिए साम दाम दंड भेद सारे पैंतरे जीतने वाला प्रत्याशी अपनाने के लिए तैयार रहता है।
इन सब के बीच अगर किसी पर जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं जाता है तो वो है नोटा पर। 2014 के आम चुनाव, 2018 बाई इलेक्शन और 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में नोटा की भी बड़ी भूमिका रही है। 2014 में 16,608 वोट नोटा के पक्ष में पड़े। 2018 बाई इलेक्शन में 17,607 वोट और 2019 में 20,618 वोट नोटा के पक्ष में पड़े, जो कि कई पार्टियों को मिले वोट से कहीं ज्यादा थे। 2014 लोकसभा के चुनाव में देश में मोदी लहर तो थी, लेकिन अररिया में अलग ही लहर थी। मोदी लहर होने के बाद भी अररिया लोकसभा सीट पर बीजेपी की करारी हार हुई थी। बीजेपी ने मौजूदा सांसद प्रदीप कुमार सिंह को प्रत्याशी बनाया था और आरजेडी ने तस्लीमुद्दीन को अपना प्रत्याशी बनाया था। आरजेडी प्रत्याशी तस्लीमुद्दीन को विजय मिली थी। तस्लीमुद्दीन को 4,07,978 वोट मिले थे। बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार को 2,61,474 वोट मिले थे और जदयू के प्रत्याशी विजय कुमार मंडल को 2,21,769 वोट मिले थे। यानी कि विजय प्रत्याशी और नंबर 2 पर आए प्रत्याशी के बीच का मार्जिन लगभग 2 गुना का था। 2018 के इलेक्शन में एक बार फिर से बीजेपी ने अपने हारे हुए प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह पर भरोसा जताया। वहीं आरजेडी ने सरफराज आलम को अपना प्रत्याशी बनाया। बीजेपी ने 2014 में मिली हार से सबक लिया और पूरा दमखम लगा दिया, लेकिन इस बार भी बीजेपी की जीत नहीं हुई, लेकिन बीजेपी ने अपनी हार का फासला जरूर कम कर लिया था। 2018 के इलेक्शन में आरजेडी प्रत्याशी सरफराज आलम को 5,09,334 वोट मिले, जबकि बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार सिंह को 4,47,546 वोट मिले। यानी बीजेपी ने इस बार काफ़ी बढ़त बना ली थी। यहाँ ये भी कहना सही होगा कि अगर जदयू और कांग्रेस इस इलेक्शन में चुनाव लड़ती तो निश्चित तौर पर आरजेडी के वोट्स में गिरावट देखने को मिलती और बीजेपी को आसानी से जीत मिल जाती। कांग्रेस और जदयू द्वारा उपचुनाव नहीं लड़ने के कारण ही आरजेडी को जीत मिली थी। अगर ऐसा कहा जाए तो बिल्कुल भी बेईमानी नहीं होगा। 2019 में एक बार फिर से अपने हारे हुए प्रत्याशी प्रदीप सिंह पर बीजेपी ने दांव लगाया और इस बार प्रदीप सिंह ने बाजी मार ली और दूसरी बार अररिया सीट से लोकसभा पहुंचे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 6,18,434 वोट मिले, जबकि आरजेडी को 4,81,193 वोट मिले। आरजेडी के तरफ से 2019 में भी सरफराज को ही प्रत्याशी बनाया गया था। अररिया लोकसभा सीट की बात करें तो 1998 से 2019 तक चुनाव में लड़ाई आरजेडी बनाम बीजेपी रही है। हालांकि ज्यादा समय तक बीजेपी ने ही इस सीट से संसद में प्रतिनिधित्व किया है। एमवाई वोटर्स की वजह से यहां आरजेडी को जीत मिलती रही है। हालांकि इस बार एमवाई समीकरण का कितना असर देखने को मिलेगा इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि एमवाई होने के बाद भी बीजेपी के ही प्रदीप सिंह इस सीट से 3 बार संसद पहुंच चुके हैं। अगर अररिया सीट के जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ 44% मुस्लिम वोटर्स हैं, 56% हिंदू वोटर हैं। अगर अकेले वाई की बात करें तो यहाँ 15% यादव हैं। वहीं पिछड़ा, अति पिछड़ा व महादलित की वोट में हिस्सेदारी 28% की है। इसके अलावा 13% स्वर्ण वोटर अररिया लोकसभा सीट में हैं। अगर कुल मिलाकर लोकसभा के पिछले 3-4 चुनावों को समझे तो ये समीकरण यहाँ पे फेल नजर आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि एमवाई समीकरण अररिया लोकसभा सीट पर ज्यादातर समय में फेल हुआ है, तो मुस्लिम और यादव समीकरण अररिया लोकसभा सीट के लिए ज्यादातर कारगर नहीं साबित हुआ है। यहाँ पे निरंतर असफल होते दिखा है आरजेडी का एमवाई समीकरण। अगर अररिया की 2023 में अनुमानित आबादी की बात करें तो हिंदू 19,67,047, मुस्लिम 14,90,466, ईसाई 5,081, सिख 458 और बौद्ध 231 और जैन धर्म 2358, अघोषित 4882 व अन्य 78 हैं। यानी अररिया में 56.68% हिंदू आबादी है और 42.95% मुस्लिम आबादी है। जो पिछले चुनाव में वोट का ट्रेंड रहा है उसके आधार पर अगर बात करें तो अररिया लोकसभा सीट पे मुस्लिम मतदाता यहाँ पे विनिंग फैक्टर हैं।
अगर मुस्लिम मतदाता के साथ ये वाई फैक्टर पूर्ण रूप से काम करता है तो यहाँ पे आरजेडी सफल दिखेगी। अगर वाई फैक्टर को बीजेपी तोड़ने में कामयाब हो जाती है तो यहाँ पे आरजेडी असफल दिखेगा। आगे 2024 में अररिया लोकसभा सीट किसके झोली में जाने वाला है, अपनी कमेंट के जरिए हमें जरूर बताइए। बाकी हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।